जलन दिल छू लेने वाली कहानी। अरे गीता, ये सब्जी तो एकदम जली हुई है, तुमने कब से खाना जलाना शुरू कर दिया? मोहन जी ने अपनी पत्नी गीता से खाना सामने देखते हुए कहा। गीता ने कहा, अरे मैंने नहीं जलाई है, ये तो रूबी ने बनाई है, उससे जल गई थोड़ी सी। मोहन जी ने तेज आवाज में कहा, इसे थोड़ा जलना कहते हैं क्या? एकदम काली झुलसी हुई सब्जी को तुम थोड़ा सा जला हुआ कहती हो? ये कौन खा सकता है भला? मैं जानवर हूँ थोड़ी ना हूँ। प्लेट उठा मोहन जी किचन की तरफ चले गए और पीछे से गीता जी कहते हुए आई, रुक जाइए, मैं कुछ और बना देती हूँ, मुझे दे दीजिए प्लेट, लाइए। मगर मोहन जी प्लेट लिए किचन में पहुँच गए और रोटी बनाते हुए रूबी से कहा, बहू अगर सब्जी जल गई थी तो कोई बात नहीं, कुछ और बना जाता, लेकिन मुझे यही खाने को क्यों दे दी? ये कड़वी हो गई और इसे खाकर तो पेट भी दर्द होगा। रूबी फटी आंखों से देखने लगी, क्योंकि वो खुद भी वह जली हुई सब्जी अपने ससुर को नहीं देना चाहती थी। मगर उसकी सास गीता जी ने कहा, अरे बेटा, ये जली हुई थोड़ी ना है, ये तो थोड़ी सी ब्राउन हुई है, बल्कि कुरकुरी तो तुम्हारे पापा जी को अच्छी लगेगी, तुम चिंता मत करो, वह खा लेंगे। रूबी आंखों में आंसू भरकर सास की तरफ देख रही थी। वो कुछ बोलती इससे पहले ही सास ने कहा, अरे रहने दीजिए, आप खा तो लेते हैं, उस बेचारी को क्यों डांट रहे हैं? मोहन जी चुपचाप किचन से चले गए और सोच रहे थे कि पता नहीं क्यों आजकल बहू के हाथ से खाना जल जाता है। इसने तो पहली बार बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था, आजकल तो कभी नमक ज़्यादा, कभी तेल ज़्यादा, या कभी कुछ और हो जाता है। इसकी कितनी तारीफ की थी मैंने, इसने तो गीता से भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया था। मोहन जी को सब याद आ रहा था। रूबी भी कुछ समझ नहीं पाई, उसे तो ये भी पता नहीं था कि सब्जी कैसे जल गई। वह तो गैस बंद करके छत पर कपड़े सुखाने चली गई थी। ये सोचकर कि अभी खाना खाने में समय है, इतनी देर में तो छत पर कपड़े सुखा आती हूँ, वापस आकर रोटी बना लूंगी, तब तक तो सब ठीक ठाक था, जाने कैसे जल गई। रूबी ये गुत्थी ना सुलझा सकी, क्योंकि जब आई तो गैस बंद थी, लेकिन ससुर जी के गुस्से से समझ गई थी कि दोबारा अगर ऐसा हो तो कुछ और बनाकर दे देगी, जिससे डांट भी नहीं पड़ेगी। मोहन जी काफ़ी समझदार व्यक्ति थे और बात को ना बढ़ाकर वो खामोश रहकर वहाँ से चले गए। आज रूबी बच गई थी, लेकिन सास की डांट से उसे कौन बचाता? रूबी, तुम्हें होश रहता है कि नहीं? सब्जी जलती हुई देखकर मैंने गैस बंद कर दी थी। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो सब काम एक साथ अच्छे से बिना नुकसान किए करती है, लेकिन तुम तो आए दिन कुछ न कुछ बिगाड़ती रहती हो। गीता जी आंखें निकालते हुए बोल रही थी और रूबी की बोलती बंद थी। गीता जी ने इस बात को यहीं खत्म नहीं किया, बल्कि रात के खाने पर भी रूबी को ताना मारकर कहने लगी, अब ले भी आओ खाना, या फिर दोपहर की तरह जलाकर खिलाओगी। रूबी के पति विवेक ने उसकी तरफ देखा। माँ का इतना सा कहना उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। विवेक ने कहा, आज फिर कुछ किया क्या इसने? उसने पूछा तो गीता जी तपाक से बोली, इनकी लाडली बहू होश में कहाँ रहती है, आज सारी सब्जी जला डाली। मोहन जी ने गुस्से में गीता की तरफ देखा और कहा, ये तो तुमसे या किसी से भी हो सकता है, इसमें इतना कहने की क्या ज़रूरत है? अकेली इकलौती बहू है तो क्या उसके पीछे पड़े रहेंगे? मोहन जी ने इतनी सख्ती से कहा कि गीता जी आगे ना बोल सकी। रूबी की शादी को भी 1 साल पूरा होने को था और घर में ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। रूबी से संभलते संभलते भी हमेशा कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता था, जिसका हर्जाना उसे सास और पति के गुस्से को झेलकर भरना पड़ता था। लेकिन ससुर जी को पक्ष लेते देखकर गीता जी के दिल पर सांप लौटने लगते थे। अगले दिन रविवार था और इस दिन सुबह को नाश्ते में पूड़ियाँ बनाई जाती थी। रूबी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाकर सबको खिलाती। आज भी सुबह उसकी ही तैयारी थी। रूबी ने कढ़ाई में तेल डालकर गैस पर रख दिया, लेकिन बिना गैस जलाए कमरे में किसी काम से चली गई। कुछ देर बाद जैसे ही आई तो पूरे किचन में कढ़ाई का तेल धुआं धुआं होकर फैल गया था। अरे, मैं तो गैस जलाकर ही नहीं गई थी। रूबी ने आकर झट से गैस बंद की और झट से एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दिया। पीछे से खांसते हुए गीता जी के साथ मोहन जी भी आ पहुँचे और कहने लगे, अरे इतना धुआं क्यों है घर में? रूबी बेटा, सब कुछ ठीक तो है? गीता जी ने इधर उधर फिर कढ़ाई की तरफ देखकर कहा, ये तो सारा तेल तुमने जला दिया रूबी। रूबी ये सुनते ही डर गई कि अब उसकी खैर नहीं, लेकिन ससुर जी को सामने देखकर उसकी हिम्मत बंधी हुई थी। गीता जी ने दोबारा कहा, अरे बोलती क्यों नहीं हो? नुकसान करके सीधा बनना तो तुम्हें खूब आता है। इसके बाद वो विवेक आवाज़ देती हुई किचन से बाहर निकल गई।
मोहन जी बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे और अब तक कुछ नहीं बोले थे। विवेक माँ के साथ दंदनाता हुआ वहाँ आया और जोर से चिल्लाया, रूबी तुम इस घर में आग लगाकर ही रहोगी क्या? अगर उससे हो भी गया तो बात को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो विवेक? अपनी माँ की तरह सिर्फ घर का माहौल बिगाड़ना जानते हो तुम। गीता जी गुस्से में बोली, मेरी तरह क्या? जब गलती उसकी है तो उसको ही क्यों नहीं कहते? कब तक इसकी गलतियों पर खामोश बैठे रहेंगे? इस पर रूबी बोल पड़ी, मम्मी जी गैस बंद थी, मुझे अच्छे से याद है। मैंने कढ़ाई में तेल जरूर डाला था लेकिन गैस बंद ही थी। गीता जी का पारा हाई करते हुए बोली, रहने दो तुम, होश कहाँ रहता है तुम्हें? गैस ऑन करके गई होगी, अब झूठ बोल रही हो। इसके घर वालों ने अपनी बला हमारे घर भेज दी। रूबी ये सुनकर रोने लगी थी। मोहन जी ने फिर से बीच में आते हुए कहा, इतना मत सुनाओ गीता, तुम भी कभी बहू थी और गलतियां तुम भी करती थी। इसके घर वालों तक पहुंचना तुम्हें शोभा नहीं देता। गीता जी ने मोहन जी का कड़ा रुख देखा तो भिनभिनाते हुए चुप तो हो गई, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। अपने पति को बहू का पक्ष लेते देखकर उनका दिल जलने लगता था। रूबी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अंदर जाते ही विवेक ने तीखे तीखे से शब्दों से उसका स्वागत किया। रूबी बैठी रोती रही और विवेक उसे भला बुरा कहता रहा। रूबी के दिन ससुराल में यूं ही गुजर रहे थे और वो अपने गृहस्थ जीवन को सही करने की लगातार कोशिश करती रही। शादी के 1.5 साल हो गए थे लेकिन गीता जी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। यह कहिए कि गीता जी के द्वारा खींची गई रेखा रूबी कोशिश करके भी लांघ कर उसके करीब नहीं जा पाई। गीता जी उसे हमेशा खिंची खिंची रहती थी। एक दिन रूबी की तबीयत काफ़ी खराब हुई, उसे उल्टियाँ होने लगी और चक्कर आने लगे। जैसे तैसे रात कटने के बाद उसकी गंभीर हालत देखकर विवेक उसको अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने देखकर बताया कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। घर जाते ही उसने ये बात गीता जी और मोहन जी को बताई तो मोहन जी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी के मारे उछल ही पड़े थे। गीता जी भी खुश तो दिख रही थी, लेकिन विवेक ने जब उनका मुंह मीठा कराया तो वो बोल पड़ी, अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख लो। अब भी बच्चों जैसी हरकतें करोगी तो कभी अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। रूबी पैर छूने को आगे बढ़ी तो ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। मोहन जी उन्हें गुस्से से देखने लगे और बोले, तुम बिना रंग में भंग डाले रह नहीं सकती क्या? इतनी खुशी का दिन है और ऐसी बातें करती हो। अरे बच्चे की जिम्मेदारी आते ही सब लोगों में बदलाव अपने आप ही आ जाता है। गीता जी अपना समूह लेकर रह गई, लेकिन फिर दोबारा से बोली, बच्चे का ख्याल रखना होता है। मोहन जी ने इस बार अकड़ कर कहा, अरे रख लेगी ना, और तुम भी तो दादी बनोगी, तुम भी सिखाना उसको। ऐसा क्यों कह रही हो जैसे कि तुम्हें खुशी ही नहीं हुई? अब तो गीता जी सक पका गई और उनकी बोलती ही बंद हो गई। घर में खुशी का माहौल था तो विवेक ने कहा, रूबी आज तुम खाना मत बनाओ, बाहर खाना खाने चलेंगे। रूबी बहुत खुश हुई। विवेक सबको बाहर खाना खिलाने ले गया। खाने की टेबल पर ऑर्डर देकर खाने का इंतज़ार होने लगा। विवेक ने कहा, आज मैंने सोचा कि रूबी को आराम दे दूं, ऐसी हालत में ज़्यादा काम करना ठीक नहीं। मोहन जी ने भी इस बात का समर्थन किया तो गीता जी चिढ़कर बोली, काम नहीं करवाना तो बाहर का खाना खिलाओगे? इस दुनिया में यही तो अकेली नहीं है जिसको बच्चा होगा। तुम भी तो किसी के पेट से पैदा हुए हो। ये कहकर गीता जी ने तिरछी निगाह से मोहन जी की ओर देखा। मोहन जी दांत पीस कर रह गए, लेकिन विवेक ने कहा, माँ अब यहाँ शुरू मत हो जाना प्लीज़। गीता जी अनमनी सी बैठी हुई जाने क्या चाहती थी। रूबी खामोश बैठी हुई लगातार टेबल की ओर देखे जा रही थी। सब लोग खाना खाकर घर आ रहे थे तो रास्ते में रूबी ने विवेक से आइसक्रीम की मांग की। मोहन जी ने तुरंत कहा, अरे विवेक, आइसक्रीम देखकर कहीं रोक देना, रूबी का मन है। गीता जी तपाक से बोली, हम भी कभी बहू थे, हमसे तो कोई ने नहीं पूछा था। उनकी एक आवाज़ पर आइसक्रीम खोजी जा रही है। मोहन जी मुस्कुराए और बोले, ओह तो ये बात है, इस कारण तुम ऐसी बोल रही हो। बोलो क्या खाओगी? गीता जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे जब टाइम था तब तो खिलाया नहीं, अब हम बूढ़े हो गए तो पूछना ही क्यों है। मोहन जी उनके ताने अच्छी तरह समझते थे, लेकिन बस बात को आई गई करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में आइसक्रीम मिल गई और विवेक सबको खिलाकर घर लेकर आया। विवेक और रूबी के रिश्ते में खटास खत्म हो रही थी, लेकिन गीता जी की लगातार कोशिश रहती थी कि कभी कभी घर में बवंडर खड़ा कर ही देती थी।
रूबी के दिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उसकी तकलीफ और बढ़ने लगी थी और विवेक उसका ख्याल ज़्यादा रखने लगा था। विवेक तो सुबह ऑफिस चला जाता और दिन भर गीता जी रूबी को दौड़ाती रहती। जब रूबी के चेहरे से उसकी तबीयत खराब लगने लगी तो मोहन जी गीता जी को डांटने और कहते, अभी 2 महीने हुए हैं, ऐसे में काम करवाया करो, लेकिन तुम तो इसको दौड़ाए ही रहती हो। उसका चेहरा तो देखो कितना उतर गया है। गीता जी गुस्से में कहती हैं, ये सब मुझे ज़्यादा पता है, आप बीच मत बोलिए। अब इसे करेगी तो बाद में परेशानी नहीं होगी। फिर भी रूबी को मोहन जी आराम करने के लिए कह दिया करते तो गीता जी बोल नहीं पाती थी। एक दिन विवेक ने ऑफिस से आकर कुछ सामान टेबल पर रखा और कहा, माँ ये सब रूबी के लिए लाया हूँ, रोज खाती रहेगी तो कमजोरी नहीं होगी। गीता जी बिफर पड़ी, पड़े पड़े खाएगी तो मुश्किल होगी। ऐसा कहाँ बच्चे पैदा होते हैं, इतना सारा लाकर खाने को रख दिया है। वैसे ही तो तबीयत का बहाना बनाकर पड़ी रहती है, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है और अब ऊपर से उसके ये नखरे उठाए जा रहे हैं। विवेक उनका मुंह देखता रह गया। गीता जी बोली, सही बोल रही हूँ, कोई काम नहीं करती, केवल सोती है। ऐसा कौन सा युवराज पैदा करने वाली है। विवेक ये सुनकर गुस्से में आ गया और बोला, रूबी तुम्हारी शिकायत कब तक अनदेखा करूं? माना कि प्रेग्नेंट हो तो क्या घर के काम करना बंद कर दोगी? रूबी इससे पहले कि कोई सफाई देती गीता जी अंदर से आ गई और कहने लगी, हमने तो ऐसे हाल में इतना काम किया है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अंदर चल रही बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। घर में घुसते ही मोहन जी आवाज़ें सुनी तो चौंक गए और विवेक के कमरे में जाकर कहा, ये क्या हो रहा है? गीता अब क्या परेशानी है तुमको? विवेक ने कहा, पापा आपकी बहू काम नहीं करेगी तो परेशानी होगी ही ना, माँ इस उम्र में कितना काम करेंगी। मोहन जी आंखें निकालकर गीता जी को देखे और कहा, विवेक बेटा ये सारा दिन रूबी को काम में झोंक कर रखती है, ऐसा नहीं है कि रूबी काम नहीं करती। बेटा रूबी पर इतना काम का बोझ सही नहीं है। विवेक सुनकर माँ को देखने लगा, जरा सा काम करवा देती हूँ तो मुझे ही छोटा ठहराया जाता है। गीता जी सबके सामने रोने लगी और कमरे से बाहर निकल गई। मोहन जी ने बाहर जाकर कहा, हमें तो यही नहीं पता कि तुम चाहती क्या हो। मोहन जी बेहद गुस्से में थे और अपना गुस्सा पीकर रह गए थे। घर के काम माहौल की खातिर खामोशी साध कर बैठे और बोले, अब चाय तो बना दो। गीता जी उठकर चाय बनाने चली गई। यूं ही रूबी का दूसरा महीना भी बीत गया था। रूबी बहुत ही थकी थकी रहा करती थी, उसके हाथ पैर भारी से रहने लगे थे। गीता जी बात बात पर उसे टोका करती और मोहन जी की गैरहाजिरी में खूब सुनाया करती, लेकिन रूबी किसी को कुछ बता ही नहीं पाती थी। उसे तो लगता था कि एक बच्चा हो जाए तो विवेक और उसके रिश्ते में प्यार बढ़ जाएगा, फिर गीता जी कुछ नहीं कह पाएंगी। एक रात उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, वो बेहोश थी और वो बहुत उठाने के बाद भी उठी नहीं तो विवेक उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने देखते ही कहा, इन्हें बेहद आराम की ज़रूरत है, ये अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हैं क्या? अभी इनका बीपी काफ़ी लो है, ऐसी हालत में बीपी लो होना सही बात नहीं, इससे बच्चे को खतरा है। विवेक ये बात सुनकर चौंक गया और अपनी माँ का चेहरा देखने लगा। मोहन जी भी गुस्से में गीता जी को देख रहे थे। रात भर के बाद अगले दिन रूबी घर आ गई और विवेक दिन भर उसका ख्याल खुद ही रखता रहा। रूबी का उसका अपने पास रहना अच्छा लगा और वो अच्छा फील करने लगी। गीता जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। किचन में खाना बनाते हुए बड़बड़ाना शुरू कर दिया, महारानी बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट गई है, हम काम करते रहें, ये बैठकर खाएगी, आजकल की औलाद भी ऐसी है। मोहन जी ने पीछे से आकर कहा, गीता खामोश हो जाओ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रूबी की गलती बहुत जल्दी नज़र आ जाती है और अपनी नहीं आती। अपनी बहू की मदद करो और अच्छी सास बनकर दिखाओ। गीता जी की सारी बातें उन्होंने सुन ली थी और समझाने की कोशिश भी की थी। 2 दिन तक गीता जी खामोश रही और तीसरे दिन रुख ही बदल गया। वो रूबी से बहुत प्यार से बात कर रही थी, धीमे चलना और कभी आइसक्रीम तो कभी मिठाई की जिद किया करती थी। गीता जी विवेक से अकेले में कहा करती, बेटा जो भी तुम लाते हो एक एक करके सब खिलाती हूँ, लेकिन ज़्यादा खाएगी तो बच्चे का वजन बढ़ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन तुम रूबी से मत कहना, नहीं तो उसको बुरा लगेगा। विवेक को माँ की बात सही लगी और वो रूबी की डिमांड को अनदेखा कर देता। एक बार डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोला, आपका वजन कम होता जा रहा है और लगता है कि आप दवाइयाँ टाइम पर लेती भी हैं या कि नहीं।
ख्याल रखिए, नहीं तो बच्चा वीक होगा। डॉक्टर की बात पर विवेक हैरान था, क्योंकि माँ तो हर बात का ख्याल रखती थी। फिर जाने डॉक्टर को ऐसा क्यों लगता है। रूबी के दिन पूरे होने को थे और कभी भी उसे अस्पताल ले जाना पड़ सकता था। फिर एक रात ऐसी आई जब रूबी दर्द से बेहाल हो गई और विवेक उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर भागा। अंदर डॉक्टर रूबी के साथ थी और उन्होंने बाहर आकर कहा कि ऑपरेशन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। बच्चा कमज़ोर है और पुश नहीं कर रहा है। विवेक ने ऑपरेशन फॉर्म पर साइन करके ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। 2 घंटे बाद ऑपरेशन हो चुका था और डॉक्टर ने आकर गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर विवेक, ये हम ही जानते कि ये केस कितना क्रिटिकल था। माँ और बच्चे की जान जोखिम में थी। आप मेरे साथ केबिन में आइए। डॉक्टर उसे अपने पीछे आने का इशारा करके चली जा रही थी और मोहन जी ऊपर देखकर भगवान के हाथ जोड़कर शुक्र मना रहे थे। शुक्र है कि दोनों सही सलामत है, वरना हम तो जीते जी मर जाते। गीता की खामोशी और विवेक को जाते हुए देख रही थी। गीता जी मोहन जी को अनदेखा कर उसके पीछे चल दी और मोहन जी बाहर बैठकर इंतजार करने लगे कि कब बच्चे को उन्हें दिखाया जाएगा। विवेक को डॉक्टर ने केबिन में काफ़ी बातें समझाई, जिन्हें सुनकर विवेक खामोश रह गया। 2 घंटे बाद बच्चे को दिखाने के लिए नर्स बाहर लेकर आई। तब तक गीता जी और विवेक भी आ चुके थे। बच्चा बेहद दुबला और हल्का था। नर्स थोड़ी ही देर में उसको साथ लेकर चली गई, क्योंकि बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखा था। 1 सप्ताह बाद अपने बच्चे सहित रूबी घर आ गई और विवेक उसका ख्याल रखने लगा। रूबी ऑपरेशन के बाद एकदम कमज़ोर हो गई थी। गीता जी दिन भर कुड़ती रहती थी, लेकिन चेहरे से झलकने ना देती। जाने ये महारानी कब बिस्तर छोड़ेगी। इसने ही अनोखा बच्चा पैदा किया है, हमारी उम्र को कोई नहीं देखता। गीता जी जल भुनकर सारे काम कर देती थी और अपने पति मोहन जी के सामने मुस्कुराहट बनाए रखती थी। रूबी की हालत में खास सुधार नहीं आ रहा था और कमजोरी बनी हुई थी। ऐसे में उसका बच्चा भी गीता जी को संभालना पड़ता था। उसके रोने पर मोहन जी गीता जी को आवाज़ लगाते थे और गीता जी बेमन ही उसको गोद में लिया करती थी। एक दिन मोहन जी मार्केट चले गए और घर में रूबी के साथ सिर्फ गीता जी ही थी। 2 घंटे बाद मोहन जी घर वापस आए तो सीधे किचन में सामान रखने चले गए, लेकिन वहाँ जो कुछ देखा उसे देखकर हैरान रह गए। वहाँ खड़ी गीता जी को उनके पीछे से आने का आभास तक ना हुआ। वो तो अपने ही में मग्न थी। मोहन जी तुरंत किचन से बाहर चले गए और अपने कमरे में जाकर बैठ गए। जैसे ही कुछ देर बाद वह रूबी के कमरे में पहुंची तो मोहन जी भी पहुंच गए। वहाँ रूबी नहीं थी। मोहन जी ने कहा, रूबी कहाँ गई गीता? तो उन्हें देखकर गीता जी ने कहा, अरे आप कब आए और ये महारानी कहाँ चली गई? मुझसे तो कहा कि बच्चे के लिए दूध ला दो और कुछ खाने बना दो। मैं तो दोनों के लिए ये इतनी मेहनत से लेकर आई और ये जाने कहाँ छुप गई। गीता जी पूरे घर में ढूंढती रही और साथ ही मोहन जी भी रूबी और बच्चे को तलाशते रहे, लेकिन रूबी तो गायब ही हो गई। विवेक को फ़ोन किया तो उसने भी कुछ पता ना होने का कहा। घबराए हुए विवेक तुरंत घर वापस आ गए। उसने भी इधर उधर और उसके मायके में फ़ोन करके पूछा, लेकिन कहीं से कोई जवाब ना मिला। विवेक माथा पकड़कर बैठ गया। कहाँ चली गई रूबी ऐसी हालत में? कुछ बताकर तो जाती। माँ, आपसे कोई बात हुई थी क्या? गीता जी ने तुरंत कहा। नहीं, मुझसे तो उसने बच्ची के लिए दूध और कुछ खाने को मांगा था। मैं तो सास होकर भी उसकी सेवा ही करती थी। क्या पता तुम्हारी बीवी के दिमाग में क्या था। भगवान जाने। अब तो हम जैसे भले लोगों को भलाई मिलती ही कहाँ है। इसलिए तो तू भी मुझसे पूछ रहा है, जैसे कि मैंने उसको भगा दिया। गीता जी ने उल्टा कहना शुरू कर दिया था। मोहन जी ने कहा, लाओ ये दूध और खाना मुझे दो, किचन में रख देता हूँ। मोहन जी उनके हाथ से सब लेकर किचन में चले गए। विवेक बाहर परेशान बैठा और सबको फ़ोन करके रूबी के बारे में पूछ रहा था। गीता जी बार बार रूबी को भला बुरा कह रही थी, जिससे मोहन जी को उन पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने गीता जी को सख्ती से अपने कमरे में जाने को कहा, तो वह उन्हें घूरते हुए कमरे में चली गई। मोहन जी विवेक से बात करने लगे कि रूबी इस तरह बिना कहे कहाँ चली गई। कुछ ही देर में मोहन जी उठकर कमरे में गए तो देखा कि गीता जी अब भी बड़बड़ा रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर इस बार हल्की मुस्कान थी। मोहन जी के आते ही उनके चेहरे के हाव भाव तुरंत गुम हो गए। मोहन जी कुछ देर बैठे सोचते रहे, फिर अचानक से उठकर विवेक के पास गए और जाकर जोर से बोले, जब तुम्हारी बीवी चली गई तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? निकलो यहाँ से। गीता जी इतनी तेज आवाज़ सुनकर तुरंत बाहर आ गईं। देखा तो मोहन जी विवेक की अलमारी खोलकर कपड़े निकालकर बैग में भर रहे थे।
तुम्हारी बीबी की तरह तुम भी जाओ यहाँ से, निकलो अभी। गीता जी तुरंत करीब आईं और कहा, ये क्या कर रहे हैं? ये बेटा है हमारा, इसको कहाँ निकाल रहे हैं? इसने क्या किया है? मोहन जी जोर से चीखे। इसको भी जाना पड़ेगा, तभी चैन आएगा। रोज रोज का ड्रामा बर्दाश्त नहीं होता। कपड़े लो और जाओ। मोहन जी ने बैग उठाकर विवेक के सामने रखकर कहा। गीता जी ने रोना शुरू कर दिया। ये बच्चा है मेरा, इसको कहाँ भेज रहे हैं? ये कहाँ जाएगा भला? आप इस पर नाराज क्यों हो रहे हैं? रूबी के कारण वह तो थी ही जाने लायक, लेकिन ये तो हमारा बेटा है। गीता जी जोर जोर से रोने लगी थी। मोहन जी बार बार विवेक से घर से जाने को कहते रहे थे। विवेक चुपचाप उनका चेहरा देखता रहा। मोहन जी ने इस बार विवेक का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाकर कहा, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ तुम्हारी। गीता जी ने इस बार विवेक का हाथ खींच लिया और चीख कर कहा, क्या कर रहे हैं आप? मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, मुझसे अलग क्यों कर रहे हैं? मोहन जी मुस्कुराए और बोले, जैसे इसके जिगर का टुकड़ा तुम इससे अलग करने चली थी। विवेक कुछ समझ न पाया और देखता ही रह गया। उसने कहा, पापा क्या कह रहे हैं आप? मोहन जी ने तुरंत कहा, वैसे अगर किसी को निकालना चाहिए तो वो तुम हो। मोहन जी ने गीता जी का हाथ पकड़ लिया और बाहर जाने को कहा। गीता जी बोली, आप मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, अब मैंने क्या कर दिया? सास होकर बहू की इतनी सेवा की, देखिए उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। मोहन जी ने कहा, थोड़ा रुको, अभी सब क्लियर कर देता हूँ। मोहन जी ने अपने फ़ोन से एक कॉल करके कहा, आ जाओ। विवेक ने कहा, किसे बुला रहे हैं पापा? मोहन जी ने कहा, देखते जाओ कि यहाँ क्या तमाशा होने वाला है। 15 मिनट में रूबी सामने आ खड़ी और गोद में उसकी बच्ची भी थी जो भूख से बिलख रही थी। विवेक ने उसको देखते ही सीने से लगा लिया। रूबी कहाँ चली गई थी? सब कितने परेशान थे। रुको, पहले मैं इसको दूध पिला देता हूँ। पापा वह दूध ला दीजिए ना जो माँ ने बनाया था। मोहन जी मुस्कुराकर बोले, बोलो गीता, दे दूँ बच्ची को दूध? अब तो विवेक भी आ चुका है। गीता को तो जैसे काटो तो खून नहीं, वे जमी सी बैठी रह गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अरे माँ बोलो ना, वह दूध आप ला दो किचन से, विवेक ने भी कहा। तो भी गीता जी टस से मस ना हुई। मोहन जी ने कहा, गीता दूध लाकर क्यों नहीं देती हो? तुमने तो बहुत मेहनत से बनाया था ना, और वह जो रूबी के लिए बनाया था वह भी ला दो। गीता जी की आंखें फटी हुई थी और वह तुरंत बेहोश होकर एक तरफ गिर गई। मोहन जी तुरंत उठे और उनका हाथ पकड़कर कहा, उठो गीता, अब ये नाटक बंद करो। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो आज रूबी और बच्चा हम दोनों को खो चुके होते। गीता जी का हाथ जोर से खींचा तो वह दर्द से करहा गई। विवेक ने कहा, पापा ये क्या हो रहा है? मुझे क्लियर बताइए। रूबी तुम्हें कुछ पता है क्या? रूबी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता विवेक, मुझे तो पापा ने मार्केट से आते ही बाहर जाने को कहा और ये भी कहा कि जब तक मैं बुलाऊं नहीं तब तक मत आना। मैं मंदिर में चली गई थी। विवेक ने तुरंत मोहन जी की तरफ देखा और पूछा, पापा अब आप ही बताइए कि बात क्या है? बोलो गीता। इस बार मोहन जी की दहाड़ सुनकर गीता जी काँप गईं और माफ़ी मांगने लगी। नहीं गीता, इस बार माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने हर बार तुम्हें माफ़ किया है। जब से ये बेचारी ब्याह कर घर में आई है तब से तुम इसके पीछे पड़ी हो, और कारण सिर्फ यह कि इसने पहली बार जो खाना बनाया वह तुमसे अच्छा था। मेरा ऐसे कहने के बाद तुम इससे इतनी चिढ़ गई कि इसको परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कभी इसकी सब्जी में नमक डाल दिया, कभी तेल गिरा दिया, कभी खाना जला दिया, जिससे इसको डांट पड़ती रहे, और इस सब के लिए भी कि तुम्हें शक ना हो जाए। इसने केबिन के बाहर रखकर तेरी और डॉक्टर की सारी बातें सुन ली थी। मैंने इसके पीछे जाकर देखा था। विवेक के सामने एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे थे। वो अपनी माँ को क्या समझता था और क्या निकली थी। बेटे का घर तोड़ने वाली एक क्रूर सास से ज़्यादा वो कुछ नहीं थी। अगर होती तो आज अपने ही बेटे की संतान को जहर देने की कोशिश नहीं करती। विवेक गुस्से में अपनी माँ पर फट पड़ा। कैसी माँ हो तुम? मेरे ही बच्चे को जहर दे रही थी, अपनी ही पोती को। अरे पोती पोता तो अपनी सूझ से भी ज़्यादा प्यारे होते हैं। आपने तो अपनी सीमाएं ही लांघ दी। अब कौन आप पर विश्वास करे? विवेक फूट फूट कर रो रहा था। उसे रूबी के साथ किए अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा था। रूबी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत हो जाओ विवेक। विवेक रोते हुए कहा, रूबी तुमने कितना बर्दाश्त किया।
मेरी ही माँ तुमसे जलन के अधीन होकर इतना सब करती गई और तुम हो के कभी अपने घर शिकायत करने भी नहीं गई। इनकी बातों में आकर मैंने कितनी बार तुम्हें भला बुरा कहा, कड़वी बातें कही। माफ़ी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो रूबी, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा दोषी हूँ। रूबी ने कहा, कोई बात नहीं विवेक, तुमने सोच समझकर तो कुछ नहीं किया, तुम्हारी गलती तो माफ़ी के काबिल है। मगर रूबी कहते कहते रुक गई। तभी मोहन जी ने कहा, अगर कोई घर छोड़कर जाने के काबिल है तो वह तुम्हारी माँ है, जिसकी गलतियों की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अपनों से बिछड़कर कैसा लगता है ये इसको तब पता चलेगा जब इसके अपने इससे दूर होंगे। अभी कुछ देर पहले रूबी के जाने के बाद ये कमरे में जाकर उसके जाने की खुशी मना रही थी, कह रही थी कि वापस ही ना आए तो अच्छा, मैं विवेक को दूसरी शादी कर दूंगी। दरअसल गीता, तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। और कहाँ जाओगी ये मुझसे तो मत पूछना, क्योंकि रूबी के बारे में ऐसा ख्याल तुम्हें भी कभी नहीं आया कि तुमने अगर इसे विवेक से अलग किया तो ये कहाँ जाएगी और आज हम क्यों सोचें। मोहन जी ने आंखें निकालकर गीता जी का हाथ पकड़कर खींचे और ले जाकर घर के बाहर खड़ा कर दिया। दरवाज़ा बंद हो चुका था और सब अंदर बैठे सोच में पड़े थे। रूबी को मोहन जी आराम करने के लिए कहा। पहले तो रूबी नहीं गई, लेकिन बाद में जाते हुए बोली, पापा जी मम्मी को अंदर ले आइए, एक बार मौका दे दीजिए। इस उम्र में घर से निकल जाना बहुत बड़ी बात होती है, कहीं उन्हें कुछ हो गया तो हम सब पछताएंगे कि काश वक्त रहते माफ़ कर दिया होता। मोहन जी ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ जो उसने किया है वह भी तो छोटी बात नहीं है। तुम्हारी जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है जो इतनी खामोशी से सब सहती गई। मगर गीता ने तुम्हारी कदर नहीं की, सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। मोहन जी बोल ही रहे थे कि गेट पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, मगर यह आवाज़ गीता जी की नहीं थी बल्कि किसी आदमी की आवाज़ थी। विवेक ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने खड़ा एक आदमी तुरंत बोला, साहब उधर एक औरत बेहोश पड़ी है और हाथ से खून भी बह रहा है, आपकी तो कोई नहीं है ना, देख लीजिए जाने कौन है। उसकी बात सुनकर विवेक जल्दी से देखने गया तो माँ बेसुध पड़े देखा कि उनकी कलाई से खून बह रहा था। पीछे से मोहन जी भी वहां आ पहुंचे थे। गीता जी को ऐसी हालत में देखकर उन्होंने झट से उन्हें गोद में उठाया और चिल्लाए, विवेक जल्दी से गाड़ी निकालो। कुछ ही देर में सब उनको लेकर अस्पताल पहुंच चुके थे। गीता जी ने अपने हाथ की नस अपनी चूड़ी से काट ली थी। डॉक्टर ने कई घंटे की मशक्क़त के बाद उनकी जान बचा ली। गीता जी के होश में आने पर सबसे उनको मिलने दिया। मोहन जी ने उनको देखते ही कहा, गीता ऐसा क्यों किया तुमने। गीता जी ने हाथ जोड़कर कहा, इसको मेरा पश्चाताप मान लीजिए, और वैसे भी पति के घर से पत्नी की अर्थी ही निकलती है, तो भला मैं जिंदा कैसे निकल जाती। मोहन जी की आंखों में आंसू आ गए थे। गीता जी ने आगे कहा, आप मेरी पोती को दिखा दीजिए, उसकी नज़र उतारनी है जो अब तक नहीं उतारी है, और रूबी से अपने किए की माफ़ी भी तो मांगनी है। तभी रूबी आंखों में आंसू भर अंदर आई और कहने लगी, मम्मी जी कोई माफ़ी नहीं, मैं सब भूल गई हूँ और आप भी भूल जाइए। गीता जी ने कहा, नहीं बेटा, माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, तुमसे भी और अपनी पोती से भी, क्योंकि मैं तो इसकी भी गुनाहगार हूँ। गीता जी की आंखों में आंसू भरे थे और वह रूबी के सामने हाथ जोड़ रही थी। रूबी ने उनके आंसू पोंछकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। पूरे परिवार की आंखों में इस समय आंसू भरे थे। गीता जी को माफ़ी मिल गई थी और साथ ही उन्होंने भविष्य में फिर ऐसा न करने का वादा भी कर लिया था। मोहन जी ने कहा, काश गीता ये तुम पहले समझ गई होती तो ना ही पोती की जान लेने की कोशिश करती और ना ही अपनी जान दांव पर लगाती। विवेक ने कहा, कोई बात नहीं पापा, लौट के बुद्धू घर को आ ही जाते हैं। सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।